अभी अपने चैप्टर बचा है लास्ट, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये अपने फिजिक्स में सबसे छोटा चैप्टर है अपने पास। ठीक। और ज्यादा चीजें जो आपके पास इसमें है वो आपके लर्न करने की ज्यादा है, मतलब समझने का कम पार्ट है थोड़ा, और लर्न करने का ज्यादा है। ऐसा मान लो आपको रटना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा इससे। तो मेनली अपने पास ये 2 दिन का ही चैप्टर है लास्ट। मतलब आज का एक लेक्चर हो जाएगा, कल का लेक्चर है अपने पास। तो जिसमें अपने पास ये चैप्टर जो है ये लगभग खत्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अपने पास, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे, सबसे पहले कैसे पता लगा कि वेव जो है उसमें दोनों पार्ट होते हैं भाई, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। इसका पता कैसे लगाएंगे कि भाई इसका इलेक्ट्रिक पार्ट भी है, मैग्नेटिक पार्ट भी है। तो इसके लिए साइंटिस्ट आया था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या करा, एक थ्योरी दी डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये भैया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है यहाँ पे अपने पास, इसको समझने में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को समझाने के लिए उसने क्या करा, उसने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है अपने पास, कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ अपने पास कि किसी क्लोज सरफेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन पी डॉट डी एल इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट आई। इस आई जो है यहाँ पे टोटल करंट, इसको कंडक्शन करंट बोल देते हैं। कंडक्शन करंट का मतलब जो कंडक्टर में क्या होती है, फ्लो, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। तो हम ये जानते हैं कि जो बी डॉट डी एल है अपने पास, यह है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समीशन आई। फिर यही उसने क्या करा, एक कैपेसिटर लेके सोचा कि अगर हम कोई एक कैपेसिटर लें और इस कैपेसिटर को अपन चार्ज कर रहे हैं बाय यूजिंग करंट आई। इस आई करंट से अपन इस कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज करें तो धीरे धीरे इस पे चार्ज स्टोर होगा। इस पे धीरे धीरे चार्ज क्या होता जा रहा है, स्टोर। अब क्या करा, इस कैपेसिटर की प्लेट ए, इस प्लेट को नाम दे दिया अपन ने बी। ए प्लेट के लेफ्ट में मैंने एक क्लोज्ड सरफेस अज्यूम किया, है ना, या क्लोज पाथ अज्यूम कर लिया। इसका नाम हमने रख दिया C1। एज इट इज एक क्लोज पाथ मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, और इसका नाम क्या रखा अपन ने, C2। सेम ऐसा मान लो ये दोनों एक ही सरफेस के दो पार्ट है। जैसे एक सरफेस है अपने पास पूरी, है ना, इसे, इस सरफेस के ये दो पार्ट है, जिसकी लेफ्ट साइड जो है अपने पास वो तो C1 है, और राइट वाली साइड क्या है हमारी, C2। अब क्या करें अपन, यही एम्पियर सर्किटल यूज करें, है ना, यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर C1। C1 के लिए यूज करूंगा, तो C1 के लिए यूज करूंगा अगर एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ C1, रहेगा क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल। तो ये मैंने यहाँ पे C1 के लिए कर रहा हूँ तो C1 लिख दिया, और बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, तो इससे पास होने वाली करंट कितनी है, आई। तो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एज इट इज यही एम्पियर सर्किटल लॉ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यही एम्पियर्स लॉ हम यूज कर रहे हैं अपने पास C2 सरफेस के लिए। यह आ जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, होना चाहिए अपने पास। पर ध्यान से देखो तो कैपेसिटर के यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है, आ रही क्या करंट। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई करंट ही नहीं आ रही, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जीरो। और जीरो आने का मतलब पूरा का पूरा ही क्या हो गया, जीरो, इक्वेशन नंबर 2। पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों सरफेस जो है अपने पास वो तो इंटर ऐसे कनेक्टेड, कनेक्टेड है, तो जितना यहाँ पर होना चाहिए था अपने पास उतना यहाँ भी आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको सोचे तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर रिजल्ट सेम आने चाहिए थे, पर ये दोनों रिजल्ट तो सेम नहीं आ रहे। अब सेम नहीं आ रहे तो फिर मैक्सवेल ने क्या कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक टर्म मिस हो गई। मैक्सवेल मैक्सवेल ने समझाई, मैक्सवेल ने कहा कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ ना कुछ एक मिसिंग टर्म है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इसके साथ।
ये लॉ पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर ये लॉ सही होता तो जो रिजल्ट इसका आ रहा है मतलब प्लेट के इधर, वही लॉ प्लेट के इधर भी एप्लीकेबल होना चाहिए था, पर नहीं हो रहा, यहाँ तो आंसर में जीरो आ रहा है। तो क्या हो गया अपने पास कि मैक्सवेल ने बताया कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई टर्म क्या है, मिस है। तो क्या कहा अपने पास कि मैक्सवेल सजेस्ट दैट देयर इज सम मिसिंग टर्म, कुछ ना कुछ एक मिस टर्म हो रही है अपने पास इन एम्पियर्स लॉ। ये जो एम्पियर्स लॉ है अपने पास, इसमें कोई ना कोई टर्म क्या हो रही है अपन से, मिस हो रही है अपने पास, है ना। अब ये मिसिंग टर्म क्या है अपने पास, तो उसने क्या कहा अपने पास कि दिस मिसिंग टर्म इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि ये जो आपके पास मिसिंग टर्म है, ये किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि ये जो धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा अपने पास, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो मिसिंग टर्म है अपने पास, ये मिसिंग टर्म अपने पास जनरेट हो रही है ना। सर आप म्यूट। तो सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने पास, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। वापिस एक बार देख लें सर। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है अपने पास, उसमें क्या है अपने पास कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वर्ड आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो इसको कैसे बत समझाया, कैसे पता लगा कि भाई लाइट जो है, रेडिएशन जो है, उसके पास इलेक्ट्रिक पार्ट भी और मैग्नेटिक पार्ट भी। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करंट की एक थ्योरी दी। उसने क्या बोला भाई कि अगर हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ देखें, जो कि हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो उसने कहा भाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। और आई क्या चीज है, कंडक्शन करंट। कंडक्शन का मतलब जो करंट कंडक्टर में क्या होती है, फ्लो, उसकी टोटल वैल्यू। फिर उसने कहा कि अगर मैं कोई एक चार्ज कैपेसिटर लूं, ऐसा कैपेसिटर ले रहा हूं जिसको अपन धीरे धीरे चार्ज कर, तो इस चार्ज कैपेसिटर की ये प्लेट ए, ये वाली प्लेट बी, और इसके अराउंड मैंने ये एक सरफेस क्रिएट कर ली। इस सरफेस, ऐसे दो सरफेस है मान लो, जैसे मेरा हाथ रखा है ऐसे दो सरफेस, इस वाली सरफेस का नाम तो हमने रखा C1, इस वाली सरफेस का नाम क्या रखा, C2। एक प्लेट के लेफ्ट में, एक प्लेट के राइट में, है ना। तो ये जो सरफेस आ रही है दोनों C1 और C2, इस C1 C2 सरफेस के लिए मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करूंगा। अगर मैंने C1 के लिए अप्लाई किया, तो C1 में से कितनी करंट पास हो रही है, आई। तो हमने लिखा भाई बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। पर C2 के लिए अगर अप्लाई करूं, तो C2 के लिए अप्लाई करने पे कैपेसिटर के बीच में तो हम जानते हैं करंट फ्लो होती नहीं, अभी तक जो पढ़ा। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर से तो करंट ही पास नहीं हो रही। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू जीरो आ गया, और जीरो आ गया तो इसका मतलब म्यू नॉट इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। जबकि अगर ध्यान से देखें, तो ये पूरी सरफेस तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी, बस बीच में प्लेट है, लेफ्ट में और राइट में सरफेस है। तो जितनी करंट आई इसमें से पास होनी चाहिए थी, इसमें से भी होनी चाहिए थी।
ठीक है ना। मैक्सवेल ने कहा कि भाई अगर ये प्लेट बीच में है तो कोई बात नहीं, जितनी करंट हमने तो सरफेस पूरी ये ले रखी है, अब पूरी ये ले रखी है तो लेफ्ट में जो चीज है अपने पास राइट में भी वही होना चाहिए था, पर ये तो नहीं मिल रहा मेरे को, नहीं मिल रहा। इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ पूरी तरीके से सही नहीं है, उस लॉ में थोड़ी बहुत क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, है ना। कोई ना कोई ऐसी टर्म, मैक्सवेल ने कहा कि कोई ना कोई ऐसी टर्म मिस हो गई एम्पियर से, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या कहा कि मैक्सवेल ने कहा भाई एक टर्म मिस हो रही है इसमें से, और वो मिसिंग टर्म आई क्यों, वो आई इस वजह से क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में धीरे धीरे ये जैसे जैसे चार्ज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा अगर अपने पास, तो ये जो फ्लक्स है इसमें चेंज होने की वजह से ही ये जो टर्म है इससे ये मिस हो रही है, और उस टर्म का नाम उसने क्या रखा फिर, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने क्या कहा अपने पास, कि मैक्सवेल ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अ करंट इंड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कि जो भाई कैपेसिटर की प्लेट है उसके बीच में, है ना, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमें क्या मिलेगा, अपने पास एक करंट डेवलप होगी अपने पास। तो लिखा है अ करंट इज इंड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं अपने पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया उसका अपन ने, डिस्प्लेसमेंट करंट। कि जो भाई कैपेसिटर की प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा था या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा था, उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होती है उसके बीच में, है ना, ये मैक्सवेल ने बताया। इसके पहले हम ये बात जानते थे कि भाई कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक सॉरी करंट नहीं होती, पर भाई मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा है वहां पे भी एक करंट मिलती है, उस करंट का नाम क्या रखा उसने, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आई, ये कैसे निकालेंगे अपन, तो निकाल लेते हैं। हमें पता है फ्लक्स बदलना चाहिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। भाई क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। और प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने फाइंड कर चुके हैं पहले, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, चैप्टर नंबर 1 में निकाला है, या सॉरी 2 में, कैपेसिटेंस वाले में। ई की वैल्यू लिख दी हमने सिग्मा बाय ए। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो होता है चार्ज अपॉन एरिया, जो सिग्मा है वो होता है क्यू डिवाइड बाय ए। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, चाहे तो या ई लिख देता हूँ, ई फॉर इलेक्ट्रिक, है ना। तो फाइव ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर दिया क्यू बाय ए, और ये वाला ए है देखिए, ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आई फाइव, यहाँ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाइव ई। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो दोनों, तो ये आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डी फाइव ई बाय डी टी, और ये जो मिला ना इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया अपन ने, आई डी। ये क्या है, कैपेसिटर का चार्ज जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। तो कैपेसिटर का चार्ज अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या ईएमएफ क्या रहेगा, इंड्यूस करंट को जनरेट, तो ये आई डी। और फॉर्मूला आ गया इसका एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाय डी टी। तो ध्यान से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया अपने, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, इसमें साफ नजर आ रहा है डी फाइव ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाई डी टी मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने बताया कि भाई कैपेसिटर के अंदर भी एक करंट फ्लो होती है जिस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है अपने पास उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। और वो प्रोड्यूस क्यों होता है ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज की वजह से। तो ये पार्ट है अपने पास। इसको देखकर उसने कहा कि भाई अब मैक्सवेल ने क्या करा, एम्पियर्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और उसका नाम रख दिया फिर अपने पास एम्पियर्स या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं अपने पास कि मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। तो अब ये लॉ क्या हो जाएगा, ये वैसा का वैसा ही इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, पहले था म्यू नॉट सिर्फ आई, अब हो जाएगा आई प्लस आई डी और आ जाएगा। आई तो कौन सी करंट थी हमारी, कंडक्शन करंट, और आई डी कौन सी करंट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करंट को और ऐड कर दिया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू नॉट आई डी की वैल्यू पुट कर दो। आई डी की वैल्यू कितनी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। क्या क्या, तो एम्पियर ने जो लॉ दिया था पहले अपने पास, मैक्सवेल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके ये एम्पियर सर्किटल लॉ इस तरह से हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है अपने पास उसकी थ्योरी हुई कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, किसकी वजह से हुई अपने पास। तो ये सारी बातें हमने यहाँ दी। एक दो छोटे छोटे पॉइंट और ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। देखो मेन मेन पॉइंट क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, पहला है ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मिलती कहाँ है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच। दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है अपने पास उसकी वैल्यू कंडक्शन करंट के क्या है, इक्वल। बट एक बात ध्यान रखनी है, बट दे आर प्रोड्यूसेस इन डिफरेंट रीजन। पर ये हमेशा अलग अलग रीजन में प्रोड्यूस हो, एक साथ एक जगह प्रोड्यूस नहीं हो सकते। आई बराबर होगा आई डी के, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर ही होगा, पर दोनों कभी एक जगह प्रोड्यूस नहीं होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग। कंडक्शन करंट तो कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, इस कैपेसिटर की प्लेट के बाहर जो वायर रहता है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ करंट प्रोड्यूस होगी, वो प्रोड्यूस होगी कैपेसिटर के अंदर। तो दोनों अलग अलग जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर एक बात और ध्यान देंगे कि इन एनी सर्किट कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर डिसकंटिन्यूअस। दोनों के दोनों ही कैसे हैं अपने पास, डिसकंटिन्यूअस। बट इन कंबाइंड फॉर्म दे आर शो प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या लिखा हुआ है अपने पास कि भाई ये इंडिविजुअली तो कैसे हैं अपने पास, डिसकंटिन्यूअस। कैसे डिसकंटिन्यूअस है कि पूरे सर्किट में जो बाहर बाहर वाला पार्ट है वहां पे तो कौन फ्लो हो रहा है, कंडक्शन। पर जैसे ही प्लेट आती है तो प्लेट के अंदर कंडक्शन करंट तो खत्म हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट करंट स्टार्ट हो जाती है।
फिर प्लेट के बीचों बीच अपने पास सिर्फ कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट ही फ्लो होगी, कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखें अगर, तो यहां तक तो कंडक्शन करंट आई, फिर खत्म हो गई, खत्म होने के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ आते डिस्प्लेसमेंट करंट खत्म हो गई, और आगे कौन सी करंट फ्लो होने लग जाएगी, कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट जो है वो खुद भी डिसकंटिन्यूअस है, डिस्प्लेसमेंट करंट वो भी डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होती तो सब जगह एक जैसी फ्लो होती। तो दोनों इंडिविजुअली तो डिसकंटिन्यूअस है, पर अगर दोनों को कंबाइंड कर लें तो वो कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। तो ये लाइन हमने लिखी। तो ये किससे बात रिलेटेड हुई अपने पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी डिस्प्लेसमेंट करंट को देखकर मैक्सवेल ने बताया कि भाई जो लाइट है अपने पास, मतलब रेडिएशन है ना, वो कैसा होता है अपने पास, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। कैसी है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कैसे बताया भाई उसने उसके बारे में, तो देखो ध्यान से। हमने ये देखा कि पहले है ना, मैक्सवेल ने से 4 इक्वेशन बनाई, कुल मिला के बात है। 4 इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या है अपने पास, कि जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गॉस लॉ। सेकेंड जो है अपने पास वो भी गॉस लॉ है, मैग्नेटिक वाला, पी डॉट डी ए इक्वल टू होता है 0। ये भी गॉस लॉ ही है, पर ये मैग्नेटिज्म का है। ठीक है। थर्ड थर्ड है अपने पास कि भाई जो ईएमएफ होता है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल, है ना, इसी को ईएमएफ बोलते हैं अपन, ई। ये किसके बराबर होता है, डी फाई बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डी टी, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा अपने पास, इंड्यूस्ड वोल्टेज है ना, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये होता है। कुछ ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सारी इक्वेशन हमने पहले पढ़ी हुई है, तो इस चैप्टर का कोई पार्ट नहीं इसमें आता। ये जो है अपने पास बेसिकली ये फेराडेज लॉ है, जो हमने फेराडेज वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में, फेराडेज लॉ। और लास्ट जो अपने आज पढ़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ, कि भाई इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई प्लस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये कौन सा लॉ हो गया अपने पास, मॉडिफाइड और एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है। तो क्या मैक्सवेल ने क्या देखा, मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशंस को देखा पहले ध्यान से। और पहले बात तो उसने अगर अपना ही नाम दे दिया चारों इक्वेशन को, फर्स्ट जो लिख रहा है वो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, सेकंड जो लिख रहा है अपने पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हो गई, थर्ड जो लिख रहा है वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो गई, और जो फोर्थ लिख रहा है वो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। अब उस इक्वेशन से क्या देखा उसने, ध्यान से देखो यहाँ। तो ये फाई बी मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, फाई बी चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और नीचे वाले में दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, फाई ई बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है अपने पास, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि भाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई जो फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। एंड इसका जस्ट उल्टा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहेगा अपने पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, हेंस दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। है ना, एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है, दूसरा पहले को प्रोड्यूस कर रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग थोड़ी हुआ कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया तो वो बदल के किस में बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में। और जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है वो किस में बदल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास।
इसी का देखकर उसने क्या कहा कि जो भाई ईएमडब्ल्यू है, रेडिएशन है मतलब कि जो रेडिएशन है अपने पास बेसिकली वो क्या होती है अपने पास, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जिसमें दोनों पार्ट है, इलेक्ट्रिक पार्ट भी है और मैग्नेटिक पार्ट भी है। अब ये करता कौन है, ये तो पता लग गया भाई अपन को कि भाई रेडिएशन जो होता है लाइट, उसमें दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होता है मैग्नेटिक भी होता है। ये इसके अकॉर्डिंग थ्योरी से समझा दिया उसने। पर भाई प्रोड्यूस कौन करता है अपने पास, तो लाइट जो प्रोड्यूस करेगा अपने पास, सोर्स सोर्स ऑफ ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स कौन है, तो वो सोर्स होता है अपने पास एक्सिलरेटेड चार्ज, एक्सिलरेटेड चार्ज, यहाँ ध्यान, दोनों ध्यान रखना, एक्सिलरेटेड और डी एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना, डी एक्सिलरेशन का मतलब वेलोसिटी का घटना, पर वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना इसमें। तो एक्सिलरेटेड या डी एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएमडब्ल्यू, क्या प्रोड्यूस करेंगे वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे अपने पास में, कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है अपने पास, है ना, उसके लिए हम एलसी सर्किट यूज करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं अपने पास कि इन एलसी सर्किट चार्ज ऑसिलेट, ऑसिलेट कर रहा है अपने पास एंड प्रोड्यूसेस, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा अपने पास, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। और जो वेव मिलेगी, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस ईएमडब्ल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख देता हूं, मतलब जो ईएमडब्ल्यू मिली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, कि जो भी ऑसिलेशन होगा उसकी ही फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ठीक है ना, कि इन एलसी सर्किट चार्ज ऑसिलेट एंड प्रोड्यूसेस ईएमडब्ल्यू, पर जो ईएमडब्ल्यू मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें मिली, उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होगी, सेम। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई एक एलसी ऑसिलेटर है, उस एलसी ऑसिलेटर में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, है ना, उस चार्ज की फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास, 50 हर्ट्ज। तो बताओ वो जो ईएमडब्ल्यू प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, 50 हर्ट्ज ही आएगी। इस लाइन का मतलब ये। तो सोर्स के बारे में हमें ये दो पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। तो ये तो हमने ये देखा भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको मैक्सवेल ने कैसे समझाया, है ना, उसका सोर्स क्या है। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड
इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है। तो क्या देखा साइंटिस्ट ने अपने पास कि जो ईएमडब्ल्यू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज ट्रांसवर्स इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है अपने पास, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है अपने पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे अपने पास, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिधर वेव प्रोपगेट करती है अपने, उसकी डायरेक्शन के भी क्या होती है, परपेंडिकुलर। कि भाई जो वेव है अपना जिधर ट्रेवल करती हुई जा रही है, मान लो वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो जो उसके वेव है अपने पास एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है ना, एक तो हो जाएगा वाई में मान लो, और एक का हो जाएगा फिर अपने पास जेड में। कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में हो गया अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, जेड। तो कैसे पता लगाएंगे ये भी सिखाएंगे। अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ से बताया। तो अगर हम इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करके देखें, तो कुछ ऐसा है अपने पास कि ये तो हमने बनाई एक्स डायरेक्शन, ये बना दी मान लो हमने वाई डायरेक्शन, और जेड है अपने पास बाहर, पर बाहर तो बना नहीं सकता हमें, इसलिए से ये तिरछा बना दी। ये हो गया हमारी जेड डायरेक्शन। तो वेव प्रोपोगेशन का जो कांस्टेंट होता है उसको के वेक्टर से शो करते हैं। के वेक्टर जो है अपने पास, एक तो उसको अपन बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है ना, या एक नाम और इसका वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसका एक फॉर्मूला अपन को अच्छे से ध्यान रखना है, के का फॉर्मूला होता है 2 पाई/लैम्डा। पहले भी पढ़ा हुआ है अपने पास। यहाँ पे अपने ले लिया ई वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ऐसे बी वेक्टर लेंगे, उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो जाएगा। तो डायग्रामिकली अपन कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन तो वाई डायरेक्शन में होंगे, इस तरीके से। वाइब्रेशन मतलब इससे, इसके वाइब्रेशन इधर तो अप, फिर ये डाउन। ऐसे वाइब्रेशन जो है अपने पास वो वाई डायरेक्शन में होंगे हमें। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वाइब्रेशन है जेड। हमने जेड तिरछा बनाया ना, तो तिरछा मतलब इस तरह से बना रहा हूँ इसके वाइब्रेशन। ये इसके वाइब्रेशन, तो इसके वाइब्रेशन जेड के पैरेलल होंगे, इस तरह से, ऐसे वाइब्रेशन। तो ये वाला पार्ट तो शो कर रहा है मेरे को इलेक्ट्रिक को, ये वाला पार्ट शो कर रहा है हमें मैग्नेटिक। तो हमने लाइन की क्या लिखी है अभी अपने पास कि भाई तीनों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या है अपने पास कि भाई जो ई वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, जो के वेक्टर है, तीनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसी को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसलिए हमने बोला कि जो ईएमडब्ल्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। और ट्रांसवर्स अगर नेचर है ना, इसी को अपन लिखा है ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू के। इसमें एक रिलेशन भी आपस में है ना, वैसे बुक वगैरह में नहीं है पर वो ध्यान रखने लगे कि के वेक्टर होता है हमारा ई क्रॉस बी। कि जो के वेक्टर है अपने पास वो ई क्रॉस बी के क्या होता है, इक्वल। तो जैसे आप मान लो ई को और बी को हमने कभी क्या लिया है, वाई में और जेड में। और वाई डायरेक्शन में होता है यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो जे क्रॉस के करूंगा, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आता है, आई, आता है ना आई।
जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? आई। तो आई आ रहा है, देख लो एक्स डायरेक्शन आ गया। तो इस तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके, कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा इसके अकेले। ठीक है, ये तो अब ये बात समझी कि भाई इलेक्ट्रिक पार्ट, मैग्नेटिक पार्ट और वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन क्या होती है वेव की? तो वेव की जो इक्वेशन होती है अपने पास, उसमें दो पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर तो जैसे अभी वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। है ना? एक्स का मतलब यहां पे हमेशा उसको लिखते हैं जहां वेव ट्रेवल करेगी। वेव अभी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा है? एक्स। ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक वाले की इक्वेशन लिखूं तो वो आ रहा है जेड डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा बी जेड, बी नॉट साइन के एक्स, क्योंकि वेव तो अभी भी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए यहाँ पे अभी अभी हमने एक्स ही लिखा है, माइनस का ओमेगा टी। तो बी नॉट और ई नॉट ये क्या चीज है? तो इसको बोलेंगे अपन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के क्या है ये दोनों? एम्पलीट्यूड। ई नॉट बी नॉट आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड, या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। के वही होता है जो हमने यहाँ लिखा है ना? फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा होती है अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। जानबूझ के याद बोल रहा हूँ मैं। ओमेगा के दो फॉर्मूले हैं, पहले भी बता चुके अपन, बहुत काम आते हैं ये। 2 पाई बाय कैपिटल टी, एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज